गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी का वापस से मेरे लेक्चर नंबर 46 में स्वागत है। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले के जो लेसन नंबर 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारे 2 लेक्चर हुए हैं उनमें मैंने आपको सिंपल सा करंट का इंट्रोडक्शन कराया है, करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ आ रही हुआ समझ में, और आफ्टर ऑल हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हीट वेलोसिटी सभी के बारे में मैंने आपको नॉर्मली बताया है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, आज के लेक्चर में हम मोस्टली जो हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी है उससे रिलेटेड कुछ संबंध निकालेंगे अपव्यन वेग का अन्य राशियों के साथ, जैसे कि अपव्यन वेग का विभवांतर के साथ, अपव्यन वेग का धारा के साथ, अपव्यन वेग की ही उपस्थिति में धारा घनत्व, चालकता एवं विद्युत क्षेत्र के मध्य भी हम संबंध निकालेंगे। तो देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको एक संबंध निकलवाया था J∗2 में सिग्मा ई, आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको प्रूफ करवाया था धारा घनत्व, चालकता और विद्युत क्षेत्र। इसको हमने नॉर्मली प्रतिरोध के आधार पर निकलवाया था, जैसे कि ओम का नियम लगाकर हमने निकाला था, आर का मान यहाँ से रिप्लेस किया था तो धारा घनत्व की उपस्थिति में यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई थी। लेकिन अब मैं वापस से यही संबंध आपको सिद्ध कराऊंगा अपव्यन वेग के आधार पर। अरे बस समझ में। तो ध्यान दीजिएगा, आज के जितने भी टॉपिक हैं वो थोड़े से समझने वाले हैं और समझने के इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ थोड़े से इंटरेस्टिंग भी हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है नंबर 1, अपवहन वेग Vd व विभवांतर V के मध्य संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड आल्सो पोटेंशियल डिफरेंट। ओके, तो ध्यान दीजिए, मैं प्रूफ कर रहा हूँ और आप देखेंगे, केवल आपको ढंग से पहले सुनना है और देखना है कि ये संबंध कैसे कैसे निकल कर आ रहा है। दोबारा आपको इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार में कहानी क्लियर हो जाएगी। हम जानते हैं, आप क्या जानते हो बेटा, मैंने जस्ट अभी आपको संबंध पढ़ाया था Vd = में A₂ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ये टो है, A₂, ठीक है। और आप जानते हैं बेटा A बराबर होता है -e कैपिटल E अपॉन m, ठीक है, ये होता है। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो Vd = में -e कैपिटल E अपॉन m इंटू टो, यह वैल्यू आ गई, आ गया। एक ही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। आफ्टर ऑल अब मैं क्या करता हूँ बेटा, मेरे को ये माइनस यहाँ से रिप्लेस करना है, माइनस हटाना है क्योंकि दिक्कत देगा बाद में। तो माइनस के लिए मैं यहाँ पे इसका क्या ले लूँगा, रिजल्टेंट मॉड्यूलस। तो मोड ऑफ Vd = में e कैपिटल E अपॉन m इंटू टू, आ गई ये वैल्यू। यू नो व्हाट आल्सो वेरी वेल एंड हियर विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के मध्य संबंध से, यानी कि इससे पहले वाले चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वोल्टेज और दूरी दोनों के अनुपात के कैसा होता है, बराबर E∗ में V अपॉन L। एक ही जगह पर मैं E की वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो मोड ऑफ Bd = में D सरफिक्स में है, ठीक है, = में e अपने टाइम पे है, E की जगह पर मैंने रखा है B अपॉन L अपॉन m इंटू टू, ये चल रहा है। अब m l के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीपल में आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, मोड ऑफ Bd = में e V अपॉन ml इंटू टू, हो गया बेटा। अब मैं क्या करूँगा, टो को इसके साथ मल्टीपल में ले आता हूँ और b को अलग रख लेता हूँ। तो मोड ऑफ Bd = में E₂, क्योंकि दोनों मल्टीपल में, किसी को गुणा करा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। E₂, ये इसको दोनों को E में समझ लेना, ये स्मॉल e है, ये टो है, बटे में ml इंटू V, ठीक है। अब आप इस पर गौर कीजिएगा, ठीक है। E द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टो विश्रांति काल, समय जो है वो निश्चित ही है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निश्चित रहेगा। कभी ऐसा है क्या 10 बजे इसका मास इतना है और 11 बजे ज़्यादा हो गया, कम हो गया, निश्चित तरह से कांस्टेंट है। L किसी भी कंडक्टर की क्या है, लंबाई। अब जिस कंडक्टर की लंबाई जो आपने ले लिया वो वही रहेगी, तो ऑल वैल्यूज़ आर कांस्टेंट, नियत है सारी वैल्यू। तो इसको मैं पूरे को कांस्टेंट मान लेता हूँ कि नहीं मान लेता हूँ? इसको मैं जैसे कांस्टेंट मानूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सर जहाँ ई स्मॉल ई टो
अपॉन एम एल क्या है, एक नियतांकली फंक्शन है या कॉन्स्टेंटली फंक्शन है, नियतांक हो गया बेटा। अब इस कांस्टेंट को अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो मोड ऑफ बी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उपरोक्त स्थिति अवयन वेग व किसी भी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के मध्य संबंध को व्यक्त या प्रदर्शित करती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी चालक के अंतर्गत उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग होता है वो उस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर v के कैसा होता है बेटा, समानुपाती होता है। ठीक है। अब चाहे तो बहुत सी, जैसे कि हमारे राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर कोई भी डायग्राम नहीं दे रखा है। इसके अलावा जैसे आप कुछ रेफरेंसेस बुक पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं XYZ, एक्सीलेंट है, SPS, CVH एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप जो भी पढ़ते हैं सब में डायग्राम्स दे रखा है। अगर आप मे भी आप डायग्राम्स बनाकर भी प्रूव कर सकते हैं तो मैं आपके सामने डायग्राम बना देता हूँ। दिस इज ए कंडक्टर बॉडी, देयर इज ओरिजिनल लेंथ L and this is the cross section area A, and now we are the connecting of the externally source, ये externally source हो गया B, ठीक है। ये प्रारंभिक बिंदु A, ये B, और ये इन दोनों के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर B। जैसे मैंने परिपथ को बंद किया है तो इस परिपथ में क्या बह रही है, कैपिटल I मान की धारा। ये इसमें उपस्थित क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऑब्वियसली सी बात है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की या विद्युत धारा के विपरीत दिशा में क्या करेंगे, गति करेंगे। और ये इनका क्या होगा बेटा, अपवहन वेग। तो आपने अपवहन वेग और विभवांतर के मध्य संबंध निकाला था, और वो संबंध हमारे पास क्या निकल कर आया है कि वी डी, द मॉड्यूलस ऑफ बी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, अर्थात किसी भी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग होता है, अरे बात समझ में, वो उस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर वी के कैसा होगा, समानुपाती। क्लियर। आफ्टर ऑल सेकंड रिलेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ये सारी एक एप्लीकेशन मान लो एक तरह से, अपवहन वेग के साथ संबंध निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना, अदर फिजिकली क्वांटिटीज का। जैसे कि पहले हमने पोटेंशियल के साथ निकाल लिया, अब मैं निकालने वाला हूँ धारा के साथ। अब जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अपवहन वेग। ध्यान दीजिएगा, आप दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार आपने कंसेप्ट देख लिया ना, क्योंकि इन सबकी कहानी एक जैसी है, कोई खास नॉर्मली कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं। थोड़ी बहुत कोई चेंज आता है वो माइनर चेंज आता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अपवहन वेग Vd व विद्युत धारा I के मध्य संबंध। ध्यान दीजिए, सेकंड प्रॉपर्टी है मेरी, सॉरी जो सेकंड टॉपिक है वो है अपवहन वेग व विद्युत धारा के मैं संबंध ज्ञात कर रहा हूं। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द रिलेशंस बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड आल्सो करंट I। ओके, तो बेटा देखो, इसको क्या समझने के लिए क्या करेंगे, आप एक कंडक्टर बॉडी यूज में लेंगे। आपने किसी चालक को यूज में लिया है, उस चालक की लंबाई L है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A। अब आपने उस चालक को एक B वोल्ट की बैटरी यानी कि किसी बाह्य विभव स्रोत के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे आप परिपथ को बंद करेंगे विद्युत धारा बहने लगेगी, तो इस कंडीशन में उस चालक में जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं वो उस चालक के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, अर्थात विद्युत धारा या आप उसको कह सकते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करने लगेंगे, गति करने लगते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास एक कंडक्टर बॉडी है, विद डायग्राम आपको समझा रहा हूँ, ढंग से देख लीजिएगा। ये कोई भी एक चालक, ठीक है बेटा, ये इस चालक की लेंथ स्मॉल l, ओके, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A, और इसको मैंने ये बाह्य विभव स्रोत के साथ कनेक्ट करा दिया है। दिस इज द प्लस माइनस कुंजी K। ये बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति है। अब जैसे ही इसमें विद्युत धारा बहेगी तो इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ये इसमें कैपिटल I मान की विद्युत धारा बह रही है। धारा की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन्स इस चालक के, ये धनात्मक सिरा और ये ऋणात्मक सिरा, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति कर रहे हैं। ये अपवहन वेग हो गया। यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स या तो विद्युत धारा की विपरीत दिशा में या विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, माना
ये इमेजरी पार्ट है जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम काउंट करने तो बैठे हैं नहीं है, केवल एक क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। माना चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने मान ली स्मॉल n है। तो बेटा आपके सामने जो ये चालक बना हुआ है ना, मैंने मान लिया कि इस चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। ठीक है, तो चालक के संपूर्ण आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसको मैं n डैश से व्यक्त कर रहा हूँ। चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो मैंने स्मॉल n मान लिया है। अब इस चालक के संपूर्ण आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित होगी उसको मैं किससे व्यक्त कर रहा हूँ, n डैश से। तो बेटा संपूर्ण आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालोगे ना, जिसको आप किससे व्यक्त करोगे, n डैश से, वो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का उस चालक के संपूर्ण आयतन से क्या करा दीजिएगा, गुणा करा दीजिएगा। तो बताइए संपूर्ण आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल कर आएगी कि नहीं। तो संपूर्ण आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप n डैश से व्यक्त कर रहे हो, जिसका मान एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं संपूर्ण आयतन के मल्टीपल के कैसा होगा, बराबर। अब आप जानते हैं, यहाँ ध्यान दे लीजिए, v क्या है बेटा, आयतन है। आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू दूरी, बोलो होता है कि नहीं होता है। तो n डैश बराबर में क्या फंक्शन निकलेगा, n, v की जगह पर क्या लिखोगे, al। तो संपूर्ण आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n डैश इक्वल्स टू NaL आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को, उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है। आफ्टर ऑल आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहता है Q बराबर में प्लस माइनस Na, ठीक है ना, जहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुल आवेशों की संख्या n डैश है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, डैश लगा दिया है, ठीक है। तो मैं n डैश का मान यहाँ पे रखूँगा, Q बराबर n डैश की जगह पर NaL और गुणा में क्या चल रहा है बेटा, E। तो संपूर्ण चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित सभी का जो कुल आवेश हो गया वो कितना हो गया, NaLe हो गया, ठीक है। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं अब देखिए, आप जो भी जानते हो नहीं जानते हो वो एक बात अलग है, वो एक डजेंट मैटर है। लेकिन सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आप जो रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हो ना, वो रिलेशन जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो रिलेशन किस किस के मध्य कैलकुलेट कर रहे हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD एंड ऑल्सो करंट I। तो आपको विद्युत धारा का संबंध चाहिएगा। तो हम जानते हैं विद्युत धारा I इजिकल्स टू में होता है Q/T। बोलो होता है कि नहीं होता है, होता है ना। समीकरण नंबर 1 जरा ध्यान दीजिए। माना इलेक्ट्रॉन को स्मॉल l दूरी तय करने में स्मॉल t सेकंड का समय लगता है। माना इलेक्ट्रॉन को स्मॉल l दूरी तय करने में स्मॉल t सेकंड का समय लगता है। कहने का मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इस चालक के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो इस चालक के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर आएगा तो बेटा वो कितनी दूरी तय करेगा, स्मॉल l दूरी तय करेगा ना। और इस स्मॉल l दूरी को तय करने में वो कितने सेकंड का समय ले रहा है, स्मॉल t सेकंड समय को, और कितने वेग से तय कर रहा है, vd वेग से, अपव्यन वेग से तय कर रहा है। तो आप जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, फॉलो होती है कि नहीं होती है। तो समय
स्मॉल टी सेकंड समय लिया बेटा उसने। दूरी कितनी दूरी तय कर रहा है, एल दूरी तय कर रहा है, बटे में चाल कितने वेग से कर रहा है, अपव्यन वेग से, तो बी डी, तो आप इसको लिख देंगे वी डी, लिख दिया बेटा, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, अब आपको विद्युत धारा और अपव्यन वेग के मध्य संबंध चाहिए, तो समीकरण नंबर 1 में टी की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप। तो आई इज इक्वल्स टू में क्यू अपने टाइप पर है ही है, स्मॉल टी की जगह पर आपने रख दिया एल अपॉन वी डी, यू नो, बराबर में क्यू, टोटल क्यू आपने यहाँ से निकाला है, तो क्यू की जगह पर रखूँगा मैं एन ए एल स्मॉल ई बटे में स्मॉल एल अपॉन वी डी। तो देखिएगा वी डी तो ऊपर चला जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाना है, तो आई इज इक्वल्स टू में फंक्शन आएगा एन ए स्मॉल ई वी डी। वापिस से देख लो, एल से तो एल क्रॉस हो गया बेटा, ऊपर क्या बच रहा है एन ए ई, और बी डी अपग्रेड होगा कि नहीं होगा, तो संबंध आ गया आई इज इक्वल्स टू में एन ए ई वी डी। अर्थात ये जो हमारे पास संबंध आ रहा है आई इज इक्वल्स टू में एन ए ई वी डी, ये विद्युत धारा और अपव्यन वेग दोनों के मध्य संबंध को क्या कर रहा है, व्यक्त या प्रदर्शित कर रहा है। वापिस से आप देख लीजिएगा, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, उसके बाद हमने चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट की थी, फिर संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट की, फिर टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी का चार्ज कैलकुलेट किया, तो आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत से कैलकुलेट किया था। अब हम देख रहे हैं कि हमें जो संबंध ज्ञात करना है वो विद्युत धारा और अपव्यन वेग के मध्य ज्ञात करना है, तो हमने विद्युत धारा का सूत्र लिख लिया। अब हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन जब विद्युत धारा बह रही है तो अपव्यन वेग से उसके ऋण सिरे से धन सिरे की ओर तो गति करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन उसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर पहुंच जाएगा तो वो कितनी दूरी तय करेगा, एल दूरी, ठीक है ना। तो उससे हमें समय ज्ञात कर लिया, समय बराबर दूरी बटे में चाल, मान निकाल लिया, वैल्यू रख दी और हमारे पास संबंध निकल कर आ गया। ठीक है, ओके। तो बेटा ये अपव्यन वेग पर आधारित मैंने दो संबंध आपको निकाल दिए, सबसे पहले अपव्यन वेग और विभवांतर के मध्य, और दूसरा मैंने आपको निकलवाया है अपव्यन वेग व विद्युत धारा के मध्य। इसके बाद आपके ही इसी पाठ्यक्रम में राजस्थान बोर्ड के अनुसार जो पाठ्यक्रम आपका निर्धारित किया गया है उसमें और भी कई सारे रिलेशंस दे रखे हैं जिनको मैं आपको बारी बारीकी से समझाता हूँ अभी, तो आप ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला टॉपिक है अपवहन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। अरे बस समझ में, अपवहन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो देखो बेटा, आपने ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को अगर हम नियत मान लें तो इस स्थिति में उस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई के कैसा होता है, समानुपाती, या उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई उस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के कैसी होती है, समानुपाती होती। अब इस संबंध का सत्यापन मैं किसके आधार पर करूंगा, अपवहन वेग के आधार पर। तो हमारा टॉपिक बनता है अपवहन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। दैट्स माय टॉपिक, ठीक है ना। तो ओम के नियम को मैं सिद्ध कर रहा हूं किसके आधार पर, अपवहन वेग के आधार पर। तो बिल्कुल नॉर्मल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल नॉर्मल सा। कैसे, ध्यान दीजिए। प्रूफ, हम जानते हैं, जस्ट अभी मैंने आपको अपवहन वेग और विद्युत धारा का संबंध निकलवाया था, और वो संबंध है I इज इक्वल्स टू में एन ए ई वी डी, ये निकलवाया ना बेटा। हेयर फोकस कीजिएगा आप बी डी पर। वी डी इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग है, एंड दीज वैल्यूज इज बी डी इज इक्वल्स टू में माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टू। ये फंक्शन होता है कि नहीं। अब मुझे नेगेटिव वैल्यू यूज में नहीं लेनी है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इसका क्या लूँगा, रिजल्टेंट मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ऑफ बी डी इज इक्वल्स टू में स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टू। ओके, नाउ पुट द वैल्यू इन दिस अबव इक्वेशन। तो आई एन ए स्मॉल ई, ये तो तीनों पर हैजर्ट इज अपनी कंडीशन पर है ही है। बी डी, ठीक है, मोड ऑफ बी डी,
रखो चाहे मत रखो, डायरेक्टली मान रखता हूँ। अब मैं डायरेक्टली मान रख रहा हूँ, तो स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू 2। ओके, मेरे पास वैल्यू आ गई आई इज टू में एन ए स्मॉल ई स्क्वायर, ई का ई से कराया तो स्मॉल ई स्क्वायर ई इंटू 2 अपॉन एम। एनी प्रॉब्लम? नो। अब मैं देख रहा हूं कि सर मैं सिद्ध कर रहा हूं ओम के नियम को, और ओम के नियम में तो मेरे को पास पोटेंशियल डिफरेंट होना जरूरी है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंट इसमें तो कहीं नजर आ ही नहीं रहा है, लेकिन डेरिवेशन एक क्लू दे रही है हमें। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रहा है तो आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के मध्य संबंध से ई इज टू वी अपॉन एल, इसकी जगह पर मैं मान रखूंगा, तो रखिए आई इज टू में एन ए स्मॉल ई स्क्वायर, ई की जगह पर वी अपॉन ई की जगह पर वी अपॉन एल, तो मैंने डायरेक्टली उसको एम एल लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, समझ गए। और इन टू में क्या है? टो। अब देखो बेटा आई इज टू में एन ए स्मॉल ई स्क्वायर, एन ए स्मॉल ई स्क्वायर, वी और टो दोनों मल्टीपल में, तो मैं पहले वी की जगह पर टो को ले आया, बटे में मैंने एम एल लिख दिया, इनटू में क्या चल रहा है? बी, एंड हियर बी इज टू में पोटेंशियल डिफरेंट, ठीक है ना, किसी भी चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर है। मैं सिद्ध कर रहा हूं ओम का नियम। अब ओम का नियम होता है वी समानुपाती आय, तो मैं यहां से वैल्यू को क्या कर लूंगा? इंटरचेंज कर लूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा वी इज टू में एम अपॉन एल एन ए स्मॉल ई स्क्वायर टो इंटू में कैपिटल आई। आई बात समझ में? अरे इनका वज्र गुणा कराकर बी को इधर ले आओ और आई को कहाँ ले जाओ? उधर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जस्ट इसका इन्वर्स ही तो होगा। अब यहाँ पर फोकस कीजिए बेटा, ध्यान से देखना कि मैं हर वैल्यू को कांस्टेंट क्यों मान रहा हूँ, ठीक है ना, और तब वो टोटली कांस्टेंट फलन क्यों बनेगा? एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नियत है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर चालक की लंबाई नियत है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उतने रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि फिलहाल 4 हैं और कुछ सेकंड बाद 5 हो जाएंगे, जितने उतने ही रहेंगे। ए द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर बॉडी, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, निश्चित रहेगा। ई द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, निश्चित ही रहता है। टो विश्रांति काल, इलेक्ट्रॉन को टकराने में जितना समय लग रहा है वो भी कैसा है? निश्चित ही है। आ रही बात समझ में? तो ऑल टर्म्स आर कांस्टेंट, तो पूरी वैल्यू को मैं क्या मान लूंगा? नियत मान लूंगा, तो मैं लिखूंगा जहां एम एल अपॉन एन ए स्मॉल ई स्क्वायर टो इजिकल्स टू में कांस्टेंट, ठीक है बेटा। अगर इस कांस्टेंट फलन को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैंस प्रूव दिस इज ओम्स लॉ, ओम का नियम यही तो होता है। तो ये बेटा हमने अपव्यय वेग के आधार पर किसके नियम का सत्यापन किया है? ओम के नियम का। तो कैसे कैसे किया है एक बार वापस से रिपीट करा रहा हूँ, देख लीजिएगा। सबसे पहले बेटा आपने अपव्यय वेग व विद्युत धारा के में संबंध को लिया है, उसके बाद आपने बी डी के मान को यहाँ पर पुट किया है, बी डी के मान को यहाँ पर रख दिया है आपने, उसके बाद आपने ई की वैल्यू को रिप्लेस किया है, वी अपॉन एल मान रख दिया है, वैल्यूज को आगे पीछे कर लिया और ओम के नियम का क्या हो चुका है? सत्यापन, ठीक है। अब इस अपव्यय वेग पर आधारित हमारे पास एक लास्ट कंसेप्ट और बचता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, तो आप देख लीजिएगा, ढंग से समझिएगा। हाँ भाई, हमारा अगला टॉपिक है अपवहन वेग के आधार पर अपव्यय वेग के आधार पर, यह अपव्यय वेग के साथ ला संबंध है, धारा घनत्व J, चालकता सिग्मा एवं विद्युत क्षेत्र E के मध्य संबंध, ठीक है, आ गया। अब यहां से निकालोगे आप तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी? प्रूफ हम जानते हैं I इजिकल्स टू में एन ए ई वी डी,
ठीक है, होता ही है। तो बेटा मैं डायरेक्टली मोड ऑफ वी डी का मान आपको बता रहा हूँ, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टो, ठीक है, मान रखेंगे। तो आई इज इक्वल्स टू में एन ए स्मॉल ई इंटू वी डी स्मॉल ई कैपिटल ई टो अपॉन एम। हो गया भाई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करने वाला हूँ, ए को ले आओ आई के बटे में, आई अपॉन ए, एन ए तो इधर आ गया है, स्मॉल ई स्क्वायर कैपिटल ई इंटू टो अपॉन एम। हो गया भाई। अब आई अपॉन ए आप जानते हो धारा घनत्व जे के बराबर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब पुट द वैल्यू ऑफ जे इज इक्वल्स टू में एन स्मॉल ई स्क्वायर, टो को ले आओ आगे, डिवाइड बाई एम इंटू में क्या चल रहा है ए। ये पूरा पद कांस्टेंट है क्या नहीं, और इस पूरा पद के कांस्टेंट का मान कंडक्टिविटी सिग्मा के बराबर होता है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू में एन स्मॉल ई स्क्वायर टो अपॉन एम। इस फंक्शन पर गौर कर लेना भैया, न्यूमेरिकल में भी एक दो जगह ये सूत्र काम में आएगा। चालकता भाई, अब तक तो आपने कंडक्टिविटी इज में क्या पढ़ा है, द इनवर्स फंक्शन ऑफ द रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड ऑफ कंडक्टिविटी, कि भाई प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता के बराबर होता है। लेकिन कभी कभी कुछ वैल्यूज आपको ऐसी दे दी जाती हैं जहाँ से आपको जब कंडक्टिविटी पूछता है तो आप कंफ्यूज होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये संबंध याद रखना है, यह कि चालकता का सूत्र है। यहाँ पर इसको यूज में लेने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बनती है कि आपको ये सूत्र याद रखना ही पड़ेगा। इसकी कोई प्रूफेशन नहीं है, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल्स में काम आता है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टो अपॉन स्मॉल एन, ओके। इसकी जगह पर मैं सिग्मा रखूंगा, तो जे इज इक्वल्स टू में सिग्मा कैपिटल ई। देखिए जरा, हम संबंध ज्ञात कर रहे थे धारा घनत्व जे, चालकता सिग्मा एवं इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो किसके आधार पर ज्ञात कर रहे थे, अपव्यय वेग के आधार पर। तो अपव्यय वेग के आधार पर हमारे पास ये संबंध निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जे इज इक्वल्स टू में सिग्मा ई। तो देखो बेटा, आज के लेक्चर में हमने आपको 4 टॉपिक पढ़ाए, और चारों के चारों टॉपिक अपव्यय वेग के साथ संबंध रख रहे हैं अन्य भौतिक राशियों के साथ। सबसे पहला पोटेंशियल डिफरेंट, सेकंड करंट, थर्ड किसके साथ रख रहा था भाई, ओम्स का वेरिफिकेशन किया था हमने, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन किया था। और फोर्थ में हमने अपव्यय वेग के आधार पर धारा घनत्व, चालकता एवं विद्युत क्षेत्र तीनों के मध्य क्या ज्ञात किया है, संबंध। ठीक है, बाकी की जानकारी नेक्स्ट लेसन में आपको दे दी जाएगी। ठीक है।